आज हम बात करेंगे एमीबिक डिसेंट्री के बारे में, जो एक डिज़ीज़ है और इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में डायरिया होता है। ये डिज़ीज़ एक पैरासाइट की वजह से होता है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक पैरासाइट है जिसकी वजह से हमें डायरिया होता है। इस डायरिया को यानी कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होने वाले डायरिया को एमीबिक डिसेंट्री कहा जाता है। लेकिन ये पैरासाइट हमारे बॉडी में आता कैसे है? तो चलिए देख लेते हैं इस पैरासाइट का लाइफ साइकिल। जब हम कुछ खाना खाते हैं या पानी या कोई ड्रिंक पीते हैं, उसमें अगर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का सिस्ट मौजूद रहता है, यानी कि ये फूड या फिर ड्रिंक कॉन्टामिनेटेड होता है, तब वो खाने से या पीने से हमारी बॉडी में इस पैरासाइट का एंट्री हो सकता है। तो ये है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का सिस्ट जो फूड में कॉन्टामिनेटेड है और ये फूड के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ले लेता है। ये है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में एंट्री लेने के बाद ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ट्रैवल करता है। ये है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो शुरू होता है हमारे माउथ से और फूड पाइप से ये जाता है स्टमक में और स्टमक से होकर ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और ये रेक्टम से होकर हमारी बॉडी के बाहर की ओर जाता है। ये सिस्ट जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तब ये मुंह से होकर स्टमक से गुजरकर स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। जब ये सिस्ट के फॉर्म में रहता है, जो कि एक नॉन मोबाइल फॉर्म है, वो हमारे बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद जब ये हमारे स्टमक को क्रॉस करता है तब एक सिस्ट से 8 ट्रोफोजॉइट्स बनाता है। ट्रोफोजॉइट एक मोबाइल फॉर्म है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का। मोबाइल फॉर्म मतलब ये मूव कर सकता है। ट्रोफोजॉइट देखने में कुछ ऐसा होता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ट्रोफोजॉइट एक मोबाइल फॉर्म है। ये कुछ ऐसा देखने में होता है। जब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं तब ट्रोफोजॉइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर मौजूद है स्यूडोपोडियम, ये है एंडोप्लाज्म, कैरियोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर इंजेस्टेड आरबीसीज भी पाए जाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर से जो आरबीसी इंजेस्ट करता है वो इसके अंदर देखा जाता है। अब सिस्ट से ट्रोफोजॉइट बनने के बाद ये जब हमारे कोलोन में या फिर हमारे इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तब ये धीरे धीरे एक ट्रोफोजॉइट से बहुत सारे ट्रोफोजॉइट्स बनाता है बाइनरी फिशन के ज़रिए, और ये मल्टीप्लाई होने लगता है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये धीरे धीरे फिर से सिस्ट बनाने लगता है और ये सिस्ट के ज़रिए हमारे बॉडी से बाहर जाता है। इस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का सिस्ट मौजूद होता है हमारी फीसिस या फिर स्टूल में। जो इन्फेक्टेड इंसान होता है उसके स्टूल में ये सिस्ट मौजूद होता है और ये सिस्ट इसलिए बनाता है ताकि ये और लोगों को इन्फेक्ट कर सके। और किसी तरीके से ये फीसिस से सिस्ट किसी खाने या पानी में चला जाता है तो ये फिर से एक और इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर हम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को जूम करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रोफोजॉइट्स मौजूद हैं वो 2 तरीके का काम कर सकता है। एक कहा जाता है इन्वेसिव और दूसरा कहा जाता है नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव फॉर्म में क्या होता है, ये है हमारा कोलोन लाइनिंग और ये है एपिथेलियल सेल्स ऑफ कोलोन और उसके पीछे मौजूद है ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड स्ट्रीम। और इस एपिथेलियल लेयर के ऊपर रहता है एक म्यूकस लेयर। ये ट्रोफोजॉइट्स इस म्यूकस लेयर के ऊपर ग्लाइड कर जाता है और यहीं पर सिस्ट भी बनाता है और हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। ये होता है नॉन इन्वेसिव फॉर्म में। लेकिन
जब इन्वेसिव फॉर्म होता है तब ये सिर्फ म्यूकस के ऊपर से चला नहीं जाता है, ये हमारे म्यूकस को इन्वेड करके कोलोन सेल्स यानी कि एपिथेलियल सेल्स को भी इन्वेड कर देता है और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करके ट्रोफोजॉइट हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, यानी कि ट्रोफोजॉइट अभी हमारे ब्लड स्ट्रीम में है। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद ये ट्रोफोजॉइट हमारे और भी सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि ये हमारे लंग्स को अफेक्ट कर सकता है या फिर हमारे लीवर को भी। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद ये लंग्स को या फिर लीवर को अफेक्ट करता है, और तो और ये हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है जब ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है, यानी कि ये बहुत ही डेंजरस पार्ट है। जब ये इन्वेसिव होता है तब हमारे स्टूल के साथ ब्लड भी पाया जाता है, क्योंकि ये हमारे कोलोन लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर चुका है, इसलिए वहाँ से कुछ ब्लड्स निकल के आते हैं जो हमारे फीसिस में भी दिखाई देते हैं। एमीबिक डिसेंट्री के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेन इन द एब्डोमेन और म्यूकस इन द फीसिस। तो पैथोजेनिसिटी, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन के लिए मैंने एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उस लिंक को प्रेस करके वो पढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों को कभी ये इन्फेक्शन हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।